अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है और जहां ये वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है तो वहीं इस वाक़े ने दुनिया भर में पाकिस्तान के तासुर से मुताल्लिक़ एक मनफी पैगाम भेजा है। एक ऐसी रियासत का पैगाम भेजा है जहाँ कानून की नहीं बल्कि हुजूम की वालादस्ती है। आज फजर की नमाज के बाद फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में क्रिश्चियन कॉलोनी के करीब हुजूम जमा होना शुरू हुआ। ठीक सुबह 7 बजे जड़ावाले के थाने में 2 ईसाई अफराद के खिलाफ कुरान की बेहुरमती और तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद इन इल्ज़ामात के तहत ईसाई बिरादरी पर धावा बोलने की खबर फैल चुकी थी। ऐलानात किए गए, हुजूम को जमा किया गया, जिसके पेश नज़र ईसाई बिरादरी की एक बड़ी आबादी मुख्तलिफ इलाकों में अपना घर बार और साजो सामान छोड़कर वहाँ से निकल गई और इस हुजूम ने ईसाई बिरादरी की आबादी ईसा नगरी और क्रिश्चियन कॉलोनी पर धावा बोल दिया और अब तक की इतलात के मुताबिक 4 से ज़ायद गिरजाघरों में तोड़ फोड़ करके उन्हें नजर आतिश कर दिया गया है। मसीह बिरादरी के 20 से ज़ायद घरों को जला दिया गया है। मुतादिद घरों में तोड़ फोड़ की गई है और कुछ घरों में मौजूद साजो सामान को भी लूट लिया गया है और ये सब कुछ मजहब के नाम पर किया गया है। सरकारी इमारतों में भी तोड़फोड़ की गई है और इस पूरी तबाही के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। इस हकीकत के बावजूद कि सुबह 7 बजे इस हवाले से FIR दर्ज हो चुकी थी और इलाके पर धावा बोलने का अंदेशा मौजूद था, लेकिन कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। जड़ावाला के गिरजाघरों के इंचार्ज फादर खालिद मुख्तार ने BBC से बात करते हुए कहा है कि सुबह 6 बजे इतला मिली कि क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला में एक मुस्लिम घर के सामने नामजद मुलजिमान ने मुबैना तौर पर कुरान की बेहुरमती की है। वाक़े के फ़ौरन बाद क्रिश्चियन कॉलोनी में हालात कशीदा होना शुरू हो गए और मुश्तइल अफराद ने मकामी गिरजाघर को नजर आतिश कर दिया और इसके बाद शहर में मसीही बिरादरी के तमाम इलाकों में हालात कशीदा होना शुरू हो गए। फादर खालिद मुख्तार ने दावा किया है कि अब तक शहर में 6 गिरजाघर जलाए जा चुके हैं, जबकि उनकी अपनी रिहाइशगाह को भी नजर आतिश कर दिया गया है और मुतादिद मरतबा पुलिस की हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल करने के बावजूद पुलिस मदद को नहीं आई। अहम बात यह है कि इस वाक़े से मुतालिक असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से रेंजर्स को तलब करने की बाकायदा दरख्वास्त भी की गई थी, जबकि पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने इस हवाले से ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि जड़ावाला में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े की इब्तिदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि ये मकरूह अमल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है ताकि अवामी जज्बात को उभार कर फसाद फैलाया जाए और अमन व अमान ख़राब किया जा सके। तो सवाल यह है कि अगर एक सोची समझी साजिश के तहत ये वाक़या किया गया, मसीही बिरादरी के घरों और उनकी इबादत गाहों पर हमला किया गया, मसीही बिरादरी सूरत हाल को देखकर अपने घर छोड़कर चली गई, तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया? कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर क्यों कुछ नहीं किया? क्यों घरों और इबादत गाहों को जलने दिया गया? इस हवाले से हमने पंजाब की निगरान हुकूमत और IG पंजाब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए। बात करेंगे जड़ावाला में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद से। हम्माद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। हम्माद, तफसीलात बताइएगा, ये वाक़या किस तरीके से पेश आया, क्या क्या होता रहा? जी शाहजेब खानज़ादा साहब, ये आज सुबह का ये वाक़या है कि क्रिश्चियन कॉलोनी में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती का वाक़या हुआ, जिसके बाद इलाके में मसाजिद में ऐलानात कर दिए गए और जो लोग हैं वो जमा होने शुरू हो गए। मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए, एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई और शहर भर में ये एहतजाज जो फैल गया। शहर भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहर में तमाम कारोबारी मराकिज़ मार्केटें जो हैं बंद हो गई, सड़कें ब्लॉक कर दी गई और जो शहर में चलने वाली और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। और उसके बाद ये मुजाहरे जो हैं वो पुरतशद्दद हो गए और जो रैलियाँ निकल रही थी, जो लोग थे मुजाहरे में शरीक, उनकी जनब से जलाओ गिराव का भी सिलसिला शुरू हो गया। और जो क्रिश्चियन आबादियाँ थी, इस वाक़े के बाद वहाँ पर जो रहायशी थे वो सुबह सवेरे ही निकल गए थे अपने घरों को ताले लगा के, लेकिन मुजाहिरीन जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने शहर भर में 4 चर्चेस जो हैं वो उनको जलाया गया, जबकि जो क्रिश्चियन जो अफराद के घर थे वहाँ पर भी तोड़ फोड़ की गई। वहाँ पर अफराद ये पहुँचे हैं, उनको ताले लगे हुए थे, उनके दरवाजे तोड़ दिए गए, अंदर से सामान निकाला गया और उनको आग लगा दी गई। और जो पुलिस इंतज़ामिया के मुताबिक 4 चर्चेस को जलाया गया है और 40 के करीब घर हैं जिनकी में तोड़ फोड़ की गई और इनको जलाया गया। इसके अलावा जो मुजाहिरीन का एक जो रैली है वो असिस्टेंट कमिश्नर
ऑफिस भी पहुंची, वहां पर दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर भी 2 मरतबा दवा बोला गया, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। तमाम दिन जो है वो एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन का ये मुतालबा था कि जो मुल्ज़िम है, इसमें ज़िम्मेदार है, उसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस की जानब से बताया गया है कि इस वाक़े का 2 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये दोनों भाई हैं, ताहाल जो दोनों जो मफरूर हैं उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। पुलिस की जानब से मुख्तलिफ उलमा इकराम की मदद भी हासिल की गई। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहा और जो बाकायदा तौर पर जो किसी क़यादत के ज़ेर नज़र जो हो रहे थे एहतजाजी मुज़ाहरे, वो तो 3 से 4 बजे तक रुक गए, लेकिन उसके बाद भी मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में नौजवान जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुज़ाहरे करते रहे। और इस वक्त भी जो क्रिश्चियन कॉलोनी है जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था, वहाँ पर सूरत हाल अभी भी कशीदा है। वहाँ पर टोलियों की शक्ल में मुज़ाहिरीन आते हैं। पुलिस और मुज़ाहिरीन के माबैन जो है पथराव और आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। ज़िला भर से जो पुलिस नफरी है वो यहाँ पर तलब की गई है। इंतज़ामिया भी यहाँ पर पहुँची है और उलमा इकराम की मदद से भी जो मुज़ाहिरीन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इंतज़ामिया ने सूरत हाल के जो कशीदा सूरत हाल है इसके पेश नज़र रेंजर्स को भी तलब किया है। मगर ये बताएगा, ये वाक़या जब हुआ उससे पहले अगर बाकायदा ऐलानात हो रहे थे, जो मसीही बिरादरी है वो अपने घरों को खाली करके जा रही थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। नज़र आया हमें पाकिस्तान के माजी में कि किस तरीके से ऐसे वाक़यात शुरू होते हैं, फिर ऐलानात होते हैं, फिर एक जत्था बनता है, फिर वो हमला आवर होता है। पुलिस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया और अभी भी जिन्होंने वाक़यात किए उनसे मुज़ाकरात ही हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं शुरू की है। जी, पुलिस की जानब से इब्तदाई तौर पर जब ये वाक़या उनके इल्म में आया तो वहाँ पर जो थाने के सब इंस्पेक्टर थे वो मौके पे गए और उन्होंने वहाँ पर जो इब्तदा में चंद अफराद जो वहाँ पर जमा थे, एहतजाज कर रहे थे, उनको ये कहा कि अभी मुल्ज़िम जो के फ़रार हो गया है, लेकिन आप थाने आएँ और दरख्वास्त दें, वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। वो वहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद ये ऐलानात का सिलसिला शुरू हो गया। ये थोड़ा इसमें गफलत हुई है कि उन लोगों को अगर वहीं पर मैनेज किया जाता, उनको साथ लेके ये कार्रवाई की जाती, शायद सूरत हाल इस तरफ ना जाती। लेकिन जब ये एहतजाज फैले हैं तो उसके बाद ही पुलिस नफरी जो है वो ज़िला भर से तलब की गई और उनको बुलाया गया और फिर उसके बाद हालात जो है काबू से बाहर हो गए। चूँकि एक सेंसिटिव मामला था, पुलिस की जानब से जो लाठीचार्ज और शेलिंग से ग्रेस किया गया इब्तदा में, और जो क़यादत कर रहे थे उलमा इकराम, जो मजहबी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग थे, उनको इंगेज किया गया। उनके ज़रिए जो है वो मौक़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और जब वो लोग कंट्रोल हो गए तो फिर जो किसी क़यादत के बगैर लोग जो नौजवान एहतजाज कर रहे थे तो उनके ख़िलाफ़ फिर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। उनके पर लाठीचार्ज करने की भी कोशिश की गई, शेलिंग भी करके उनको मुंतशिर करने की कोशिश की। इब्तिदा में मुज़ाकरात के ज़रिए ही इस मामले को हल करने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया। मादे में तफसीलात बता रहे थे। इस वाक़े के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़ और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जबकि साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने इस हवाले से ट्वीट किया कि अगर इससे पहले सानहा जोसेफ कॉलोनी और गोजरा के मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। वही बयानात और वही मज़म्मतें साल हर साल नफरतों की आबियारी की है, मुलजिमों के गलों में हार और उन पर गुलपाशी की है। नतीजा कोई और कैसे निकले। अब ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि ये मज़म्मतें और कार्रवाइयों के मुतालबे उस वक्त तक खोखले ही साबित होंगे और होते रहे हैं जब तक इस पुरतशद्दुद वाक़े में मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और रियासत संजीदगी से इस इंतहा पसंदाना सोच का हल नहीं निकालती। क्योंकि ये रिवायत बन गई है कि जब भी एक इंसानियत सोज वाक़या होता है तो हुकूमत असल मसले को समझने के बजाय, उसका हल तलाश करने के बजाय और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ मज़म्मती बयान तक महदूद हो जाती है और फिर एक नया वाक़या हो जाता है और फिर रिवायती तौर पर दोबारा मज़म्मती बयानात दे दिए जाते हैं। ज़िम्मेदारान को गिरफ़्तार करने के बजाय उनसे इंतज़ामिया मुज़ाकरात करती है और रियासती रिट पर समझौता करके इन अनासिर को मज़ीद मजबूत कर दिया जाता है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो सियासी रहनुमा और कारकुनों को गिरफ़्तार करने में तो 2 मिनट नहीं लगाते, वो इन अनासिर के सामने घुटने टेक देते हैं और फिर ये अनासिर इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो मुआशरे में अपना कानून, अपनी अदालत और अपना इंसाफ फराहम करते हैं। आज पाकिस्तान भर में बसने वाले वो ईसाई शहरी और दीगर अक़लियतें जो कल तक पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वो आज ना सिर्फ गमज़दा हैं बल्कि खौफ में भी मुब्तला हैं क्योंकि इस वाक़े में रियासत उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है और बार बार हुई है। आज बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान के सदर
बिशप आज़ाद मार्शल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम बिशप, पादरी और आम लोग पाकिस्तान के ज़िला फैसलाबाद में जड़ावाला के वाक़े पर गहरे दुख और गम में मुब्तला हैं। जब मैं ये पैगाम टाइप कर रहा हूँ तो चर्च की इमारत को जलाया जा रहा है, बाइबल की बेहुरमती की गई है और ईसाइयों को अजियतें दी गई हैं और उन पर कुरान पाक की तौहीन का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंसाफ फराहम करने वाले को इंसाफ और कार्रवाई के लिए पुकारते हैं कि वो फौरी मुदाखलत करें और हमें यकीन दिलाएं कि हमारी जानें हमारे वतन में कीमती हैं, जिसने अभी अभी जश्न आज़ादी मनाया है। यानी अक़लियत है इस मुल्क में ख़ुद को महफूज नहीं समझती। इस्लाम के नाम पर कानून को हाथ में लेकर लोगों के घरों पर, इबादत गाहों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है। लेकिन आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या पैगाम दिया था, क्या हम उसे भूल गए हैं? 628 ईस्वी को ईसाइयों का एक वफ़द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया और पनाह देने की दरख्वास्त की और उनकी दरख्वास्त पर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से एक ज़ाब्ते का ऐलान किया। ये वो सुनहरी अल्फाज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे और हमें पाबंद किया कि हम इस ज़ाब्ते की पाबंदी करें, मगर क्या हम इस पर अमल कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में अक़लियत और उनकी इबादत गाहें महफूज हैं? इसका जवाब आज के वाक़े के बाद हम सबके सामने है, एक दफ़ा फिर सामने है, क्योंकि ऐसे मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को हल्फ उठाए 2 दिन हो गए हैं, मगर अब तक निगरान काबीना का ऐलान सामने नहीं आया है। कई दिनों से मुख्तलिफ वजारतों के लिए मुख्तलिफ नाम गर्दिश कर रहे हैं, मगर कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ है। ताहम खबरें आ रही हैं कि वजारत ख़जाना के लिए स्टेट बैंक की साबिक गवर्नर डॉक्टर शमशाद अख्तर का नाम फाइनल कर लिया गया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है और निगरान काबीना के लिए तकरीबन तमाम नाम फाइनल कर लिए गए हैं और अब सिर्फ हतमी मशवरे किए जा रहे हैं, जिसके बाद जल्द ही निगरान काबीना का ऐलान किया जा सकता है और कल काबीना अराकीन के हल्फ उठाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना के लिए गुज़िश्ता रोज़ सुल्तान अली अलाना का नाम फाइनल किया गया था, ताहम उनकी दोहरी शहरियत की वजह से अब निगरान वज़ीर ख़जाना के लिए मज़ीद 2 नामों पर गौर किया जा रहा है, जिनमें से किसी एक को यह जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। इस ओहदे के लिए साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर का नाम ज़ेर गौर नहीं है। निगरान काबीना में वज़ारत इत्तलात के लिए मोहम्मद अली दुरानी का नाम शामिल नहीं है, बल्कि वज़ारत इत्तलात सैयद मोहम्मद अली को दिए जाने का इम्कान है, जो एक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। वज़ारत ख़ारिजा की जिम्मेदारी साबिक सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी को सौंपे जाने का इम्कान है, जबकि ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर दाखिला के लिए सरफराज बुख्ती का नाम सामने आने का गालिब इम्कान है। दूसरी जानिब ये बहस भी जारी है कि आम इंतखाबात कब होंगे। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियाँ होनी हैं और इस हवाले से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुक्काम की जानिब से नई हल्का बंदी की तजवीज़ दी गई है, लेकिन हल्का बंदियों के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है और इस मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। जबकि 90 दिन की आईनी मुद्दत में इंतखाबात के मामले पर तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिखा है और कहा है कि मुल्क दस्तूर की मुकम्मल तबाही के दिहाने पर खड़ा है। मुल्क को फिर से आइन और कानून की राह पर चलाने का वक्त आन पहुंचा है। हम मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। हमारा मुतालबा है कि आप इंतखाबात के बर वक्त इनाकात को यकीनी बनाएं। इंतखाबात की साख के लिए लाजिम है कि फरीक़ैन को इंतखाबी मुकाबले के लिए मुसावी मैदान फराम किया जाए। तहरीक इंसाफ ने आज मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का इशारा दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से आज रुजू भी कर लिया है और नई मरदमशुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 5 अगस्त को CCI के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निगरान वज़राए आला शरीक थे। इजलास में होने वाले फैसले की रोशनी में जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म देने की भी इस्तदा की गई है, जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह और साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कह दिया है कि इंतखाबात फरवरी में होंगे। राना सनाउल्लाह ने कल हमारे प्रोग्राम में यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट भी इलेक्शन 90 दिन में कराना चाहती थी। अब मरदमशुमारी का मामला सामने आने के बाद भी यह वक्त फरवरी का ही बनता है। साहब, क्या मसला सिर्फ और सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का है, जिसका इंदिया ख्वाजा आसिफ साहब देते हैं कि जी यहाँ से ज़्यादतियाँ बड़ी हुई हैं, इसलिए हमें डर है कि हमारे लीडर के साथ और कुछ एडवेंचर ना हो जाए, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, या असल में नवाज शरीफ साहब ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे और उन्हें होते हुए नजर आएंगे तो ही वो पाकिस्तान आएंगे। अभी तक जो जनवरी फरवरी की बातें हैं उस पर उन्हें भी एतमाद नहीं है, वो आकर एक कानूनी लड़ाई में फंसने को तैयार नहीं है जब तक उन्हें यकीन ना हो कि इलेक्शन होंगे। नहीं, उन्हें
हमें पूरा यकीन है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे और हल्का बंदी जो है वो उससे पहले होनी है, जो कि दिसंबर तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी नज़र आ रहे हैं, बाकियों भी सबको नज़र आने चाहिए। इसमें कोई अबहाम जो है वो किसी को नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इलेक्शन जो है वो 90 दिन में चाहती थी। अब अगर ये सेंसस वाला मामला आ गया है तो उसमें अब जितने दिन और लगेंगे और वो वही बनता है, फरवरी बनता है। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सब पहले निगरान वजीर आजम की जो तैनाती थी उस पर बड़ा सस्पेंस था और जाहिर एक अनएक्सपेक्टेड नाम सामने आया जो गर्दिश नहीं कर रहा था। अब क्या वजह है कि निगरान जो काबीना है वो नहीं फाइनल हो रही है? क्या वाकई कुछ अनएक्सपेक्टेड नाम सामने आने वाले हैं? क्या हो रहा है? देखें, कोई इस तरह का मामला है और ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि जितनी बेयकीनी है, और बेयकीनी से ज़्यादा जो है मालूमात की अदम फ़राहमी, यानी कि इस टाइम बहुत से लोग जो कि सीनियर पोजीशंस पे, और वो ये तसव्वुर करते हैं या हम तसव्वुर करते हैं उनके बारे में कि उन्हें इन बातों के बारे में आगाही होगी, उन्हें नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि व्हाट्सएप पर हम बहुत सारी फहरिस्तें चलती हुई देख रहे होते हैं और उधर से लोग जो हैं वो कोई अंदाज़े लगा रहे होते हैं कि कौन होगा या कौन नहीं होगा। तो अभी कुछ मामला चल रहे हैं, मेरे ख्याल कोई जो 3-4 लोग जिस तरह आपने भी कुछ का जिक्र किया, जिन पर कोई कंसेंसस आ रहा है या एट लीस्ट जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो एक संजीदा हैं, यानी कि इस टाइम रेस में या उन पर क्लैरिटी आ गई है, वो जैसे बुगती साहब हैं, सरफराज बुगती, जो वो वैसे भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अनवार काकड़ साहब उनके दस्ते रास्त हैं वो हैं, या जलील जिलानी साहब जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो वजारत खारजा के हैं। सैयद मोहम्मद अली, यानी कि देखें कि ऐसा नाम के जिसका एटलीस्ट यानी कि अक्सरियत जो है उनको पहले उन्होंने नहीं सुना होगा, और वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के लिए इस टाइम संजीदा उम्मीदवार जो हैं उनमें उनका शुमार होता है। और सुल्तान अली अलाना, जिनको गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट बड़ा एक हाईली रेट करती है, और वो समझते हैं कि जब फैटिफ वाला मामला हुआ था तो उसमें जो कोशिशें थीं या जो एक रोड मैप था उसका तयन के लिए जो कलीदी किरदार अदा किया वो अलाना साहब का था। उनको ये रखना चाह रहे थे, लेकिन कोई तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे, जिस तरह यही कोई डुअल नेशनैलिटी का मामला है, तो उसके बाद बाकी नाम भी कंसिडर हो रहे हैं। और अभी कोई मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे जी वकार मसूद साहब, 1-2 लोगों का तो आपने नाम जिक्र किया है, तो वकार मसूद साहब जो हैं यानी कि वो भी अभी तक रेस में हैं, यानी कि लेकिन ये है कि साथ ये भी बातें आ रही हैं कि कल कैबिनेट नोटिफाई हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि जब तक चीज़ें नोटिफाई नहीं होंगी, ये नाम, ये अंदाज़े, ये क्याफ़े ही उनको तसव्वुर किया जाएगा जब तक लोग फाइनल नहीं आते। जिस तरह आपने वो काकड़ साहब का जिक्र किया कि और नाम चल रहे थे और चल भी रहे थे और बड़े सीरियस थे, और जो काकड़ साहब हैं उनमें से एज अ डार्क हार्स जो हैं वो इमर्ज हुए। और चीमा साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त, चाहे वो फॉर्मल लीडर ऑफ द अपोजिशन हो राजा रियाज साहब के फरवरी में हर हाल में इलेक्शन हो जाएंगे, राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं फरवरी में हर हाल में इलेक्शन हो जाएंगे, मगर ऐसा ही है कि वाकई ऐसा होने जा रहा है? तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर चैलेंज करने की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बार ने चैलेंज भी कर दिया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों। इंतखाबात की तरफ वाकई मुल्क जा रहा है? अच्छा, मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं ये फील करता हूँ कि हर लम्हे का एक अपना सच होता है। आपको याद होगा यानी कि मुख्तलिफ आपने इंटरव्यूज़ भी किए होंगे कि एक टाइम था कि जब ये गवर्नमेंट यानी पिछली जो गवर्नमेंट PDM इनकी गवर्नमेंट बनी, तो मई में ये तय हुआ कि 18 मई को शहबाज शरीफ जो हैं वो रिज़ाइन कर देंगे ताकि उसी टाइम फ़ौरन इलेक्शन करा लिए जाएँ। वो उस वक्त का सच था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो लिहाजा ये जो बातें हैं, हम आज अगस्त में बैठ के बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं फरवरी की, और जो जिन लोगों का हम हवाला दे रहे हैं, अगर उन्हीं के पुराने इंटरव्यू सुने तो तब तो हमें ये लगता था जी कि, और वो कहते थे कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर-नवंबर में होंगे। अब वो हम जो है यानी कि हम कहते रहे जी कि वो कहते हैं कि अक्टूबर-नवंबर में होंगे। फिर जो है बात आ गई जी कि अब जो है इलेक्शन, चूँकि हमने मरदमशुमारी जो है उसको अप्रूव कर दिया है जो जाने वाली गवर्नमेंट है, तो लिहाजा उसके लिए एक आइनी तकाजा है कि हदबंदियाँ हों। तो अब इलेक्शन जो हैं वो फरवरी में होंगे। तो अगर इसको दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो ये इस घड़ी का सच है, यानी कि इस टाइम शायद यही प्लानिंग हो
बाकी ये है कि वक्त के साथ साथ हमें मज़ीद पता चलेगा कि क्या जब तक होते नहीं हैं तब तक जो है ये शकूक व शुबात रहेंगे। और जिस तरह के इन्वायरमेंट में अभी पावर ऑपरेट कर रही है वो ऐसे ही है कि जो फैसले की कुव्वत है वो चंद लोगों के पास है, बाकी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कन्फ्यूजन जो है वो बाकियों से कुव्वत फैसले ले जाती है कि होगा क्या। तो लिहाजा हाल की घड़ी में हम इनकी बात को दुरुस्त तस्लीम करते हैं और ऐसा लग रहा है, लेकिन यह है कि क्या आने वाले वक्त में चीज़ें आगे बढ़ती हैं या कि इलेक्शन टाइम पर यानी कि ये फरवरी में हो जाते हैं, ये जब तक होते नहीं हैं तो हम इसको एक शक की नज़र से ही देखेंगे। और ये गवर्नमेंट जो है, ये जो जाने वाली गवर्नमेंट है, वो जो कहते हैं जी कि हम जो है इनके इलेक्शन जल्दी कराना चाहते हैं, मेरे ख्याल इतनी जल्दी उन्हें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जूं महंगाई बढ़ती जाती है गवर्नमेंट का वोट बैंक कम होता गया है। तो लिहाजा उनके लिए ये भी बड़ा चैलेंज है कि अगर उनके मुखालफिन जो हैं, जिसमें इमरान खान जो है वो सर फहरिस्त है, वो बेशक इस टाइम अदालत जेल की सुलहों के पीछे हैं, लेकिन क्या इससे वो अवाम के दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं? ये अभी जो जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, डीज़ल की कीमत बढ़ी है, तो ये इनके वोट में कोई इजाफा तो नहीं हुआ। तो लेट्स सी, यानी कि मेरे ख्याल है कि ओवरऑल ये इन पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है और इस्टेब्लिशमेंट पर कि वो क्या फ़ैसला वो ये फरवरी वाली डेडलाइन पर कायम रहते हैं या कुछ अरसे के बाद दोबारा से राजा रियाज जो है वो आकर ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं कि इलेक्शन जो है वो फलान टाइम पर होंगे। बहुत शुक्रिया उमर शमीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिलीफ मिला है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत से मिला है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनके करीबी अफराद इस वक्त मुतादिद मुकदमात और तहकीकात का सामना कर रहे हैं जो तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ FIA की टीम ने अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की थी और साइफर से मुतालिक उनसे सवाल पूछे थे, जिसके बाद आज FIA ने साइफर की कॉपी गुम करने पर चेयरमैन पीटीआई पर बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को भी नामजद कर दिया गया है। इसके अलावा आज इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एक दफ़ा फिर FIA की GIT के सामने पेश हुए और तफ्तीश का हिस्सा बने। इसके अलावा तोशाखाना स्कैंडल ने चेयरमैन पीटीआई को हर तरफ से घेरा हुआ है। वो खुद तो तोशाखाना के इलेक्शन कमीशन के केस में सज़ा काट रहे हैं और सज़ा के खिलाफ उनकी अपील पर 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकर्रर है। लेकिन आम बात यह है कि तोशाखाना स्कैंडल में ये एक केस नहीं है जिसमें चेयरमैन पीटीआई फंसे हुए हैं, बल्कि नैब इस स्कैंडल की अलग से तहकीकात कर रहा है। इस्लामाबाद पुलिस ने अलग से इस स्कैंडल में मुकदमा दर्ज किया हुआ है जिसमें तहाइफ की जाली रसीदें बनवाने के मामले की तहकीकात की जा रही हैं। कल इस मुकदमे में एक अहम पेशरफ्त हुई थी। बुशरा बीबी अदालती अहकामात के बाद कल पहली दफ़ा इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश हुई थी और आज उनका वो बयान सामने आ गया है जो उन्होंने पुलिस के सामने दिया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस की तफ्तीशी टीम ने 25 सवाल तैयार किए थे, जिनमें से 23 सवाल बुशरा बीबी से पूछे गए। बुशरा बीबी से 2 ऑडियो लीक से मुतालिक सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि ऑडियोज़ में आवाज़ मेरी नहीं है। तो तफ्तीशी टीम ने उन्हें ऑडियो सुनवाई, लेकिन ऑडियो सुनने के बाद बुशरा बीबी ने इन ऑडियोज़ को फेक करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के बयान के बाद पुलिस ने मुबैना ऑडियोज़ का फॉरेंसिक कराने का फैसला किया है, जिसे केस का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा दौरान तफ्तीश बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्ज़ाम भी रद्द कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रसीदें कहाँ से आईं, किसने बनवाई, हम नहीं जानते। तोशाखाना की घड़ी से मुताल्लिक चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। बुशरा बीबी खुद से मंसूब जिन ऑडियोज़ को जाली करार दे रही हैं वो गुज़िश्ता साल दिसंबर में सामने आई थी। एक ऑडियो में बुशरा बीबी मुबैना तौर पर जुल्फ़ी बुखारी से चेयरमैन पीटीआई को तोहफे में मिलने वाली घड़ियाँ फ़रोख्त करने का कह रही हैं और जुल्फ़ी बुखारी हामी भर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। जबकि एक और मुबैना ऑडियो में तोशाखाना से आई हुई चीज़ों की तस्वीरें खींचे जाने पर बुशरा बीबी बनी गाला के उस वक्त के निगरान मुलाजिम इनाम खान की सरजनिश कर रही हैं। हेलो जी, सलाम वालेकुम। ये जो तोशाखाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था दीदी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी।
नहीं 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 दीदी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी आपने नाम को भेजी, वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा। तस्वीरें खींचने को इनाम ने क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी हैं इसने तस्वीरें? दीदी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। हाँ क्या मुझे आप... जब ये ऑडियो आई तो शोर मचा था, मगर उस वक्त तो इस हवाले से बुशरा बीबी का मौक़िफ़ सामने नहीं आया था। लेकिन अब ज़राए के मुताबिक उन्होंने पुलिस की तफ्तीशी टीम को बताया है कि ये दोनों ऑडियोज़ जाली हैं। लेकिन उस वक्त खुद इनाम खान ने अपनी ऑडियोज़ की तस्दीक कर दी थी और कहा था कि मैंने ही बुशरा बीबी से तोशाखाना से मुताल्लिक गुफ्तगू की थी। और दिलचस्प बात यह भी है कि चेयरमैन PTI के साबिक़ करीबी साथी ओन चौधरी ने ये ऑडियो सामने आने से कई महीने पहले इनाम खान का नाम लिया था और कहा था कि तोशाखाना में जो माल आया और जो बिका, इसके बारे में आप इनाम खान से पूछें, वही तहफ़ बेचते थे और रसीदें लाकर देते थे। तोशाखाना से जो गया, जो माल आया, जो माल बिका, वो इनाम बैठा है ना, वो जो बनी गाला में था, उससे पूछें बुला के। उसने नहीं बेची घड़ियाँ। कहाँ पे बेची? वो इस्लामाबाद की शॉपिंग मॉल में नहीं बेची जाके उसने घड़ियाँ। उसने रसीदें ला के नहीं दी, उसने वो तोहफे तहफ़ नहीं बेचे। वो जिसको अभी अपना CSO रखवा लिया, वो खुरम ADC, उसने वो घड़ी नहीं बेची। वो इनाम को बुलाएं या बनी गाला से बुलाएं, उसको निकाल नहीं दिया बनी गाला से। वो इनाम सब कुछ बताएगा आपको, उसने किस किस से कौन कौन सी घड़ी लेके बेची, कब कहाँ गया। उसके पास रसीदें हैं, बिल हैं। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर 28 अगस्त तक मुअत्तल कर दिया है और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने सख्ती से कहा कि IG और चीफ कमिश्नर दोनों मुल्जिमान की हिफाजत और अदालत में पेश करने के जिम्मेदार होंगे। साथ ही अदालत ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर न जाने और मीडिया या सोशल मीडिया पर बयानात देने से रोक दिया है। इसके अलावा आज की समाअत में जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत के नोटिस पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उन पर अगली समाअत में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला भी कर लिया है और तमाम मुतल्लिका अफसरान से रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। आज सुबह जब इस केस की समाअत हुई तो शहरियार आफरीदी अपने वकील शेर अफजल मरवत के हमरा अदालत में पेश हुए, जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को रोस्ट्रम पर बुलाया। डिप्टी कमिश्नर ने बयान दिया कि 9 मई के वाक़यात सबके सामने हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरियार आफरीदी ने इश्तियाल फैलाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर हमले की मंसूबाबंदी में उनके मुलविस होने की भी इतलात हैं। उन्होंने अदलिया के खिलाफ मुहिम भी चलाई। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि जेल में होने के बावजूद उन्होंने लोगों को कैसे इश्तियाल दिलाया, इस्लामाबाद में 8 मई को क्या हो रहा था कि जिसकी वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो डिप्टी कमिश्नर ने जवाब दिया कि मेरी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ही हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि इन रिपोर्ट्स की रोशनी में आपने भी अपना माइंड अप्लाई करना होता है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट तो महज एक मजाक है। पुलिस हुक्काम बताएं कि इस्लामाबाद में 8 मई को क्या सूरत हाल थी। तो IG इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि वाक़या होने से पहले खदशात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। इस दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि अदालत एक MPO ऑर्डर कलअदम करार देती है और फिर नया MPO ऑर्डर आ जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी से पूछा कि आफरीदी साहब आपका इस्लामाबाद में कोई घर है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी मेरा घर है। इस मौके पर अदालत ने शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया और उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। तो उनके वकील ने इस्तदा की कि खदशा है कि पुलिस शहरियार आफरीदी को किसी और केस में ना उठा ले। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इस हवाले से भी ऑर्डर कर दूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी से कहा कि मैं आपसे तवक्को करता हूं कि ये केस चलने तक आप कोई बयान नहीं देंगे। आपकी तरफ से मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं आना चाहिए। IG और चीफ कमिश्नर शहरियार आफरीदी की हिफाजत
और अदालत में पेश करने के जिम्मेदार होंगे। इसके बाद शानदाना गुलजार के केस में उनकी रिहाई का हुक्म देते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर शानदाना गुलजार को कुछ हुआ तो आईजी और चीफ कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। अदालत ने शहरियार अफरीदी के केस में अपने तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि बादी नज़र में ऐसा जाहिर होता है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में हिरासत के जो ऑर्डर्स जारी हुए वो आपस में ऐसे जुड़े हुए थे कि एक ऑर्डर की एक्सपायरी या कलअदम करार देने से ही हिरासत का दूसरा ऑर्डर जारी किया गया ताकि दरख्वास्त गुजार को हिरासत में ही रखा जा सके। इसके बाद अदालत ने समाअत की अगली तारीख 28 अगस्त मुकर्रर करते हुए लिखा कि अगली समाअत तक MPO का ऑर्डर मुअत्तल रहेगा। शहरियार अफरीदी इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह में रहेंगे, लेकिन वो इस केस के दौरान अदालत की इजाज़त के बगैर इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही कोई भी रियासती अथॉरिटी किसी और केस में गिरफ्तार करके शहरियार अफरीदी को इस अदालत की हदूद से बाहर ले जाएगी। इसके अलावा इस केस के दौरान चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद ज़ाती तौर पर शहरियार अफरीदी की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे और वो ये यकीनी बनाएंगे कि जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो तो वो अदालत में पहुँच जाएँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने PTI रहनुमा शानदाना गुलजार के केस में भी ऐसा ही ऑर्डर और अहकामात जारी किए हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला मुसलसल जारी है। आज भी इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 40 पैसे मजीद महंगा होकर 294 रुपये 93 पैसे का हो गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये महंगा हुआ था। इसी तरह ओपन मार्केट में आज भी डॉलर 302 रुपये से 304 रुपये में मिल रहा था। यानी गुज़िश्ता 4 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 7.25 रुपये महंगा हो गया है, क्योंकि IMF की शर्त है कि किसी भी 5 दिनों में औसत फ़र्क इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 1.25% से ज़्यादा नहीं होगा। यानी ओपन मार्केट में जब डॉलर ऊपर है तो इंटरबैंक में भी उसी के मुताबिक बढ़ रहा है। और इस सब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा और रुपए की कदर में गिरावट के बाद आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफा मुतवक्को है। दूसरी तरफ मुल्क में डॉलर की कमी की वजह से बड़ी कंपनियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में गाड़ियों की 2 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्लांट्स 2 हफ्तों से बंद है। एक केमिकल बनाने वाली कंपनी का प्लांट 4 माह से बंद है। गुज़िश्ता साल डॉलर्स की किल्लत की वजह से खाम माल की दरामदात पर पाबंदी की वजह से ये कंपनियां गुज़िश्ता साल से क्राइसिस का शिकार हैं। जबकि पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर स्टील प्रोड्यूसर्स का कहना है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपनी 40 से 50% कैपेसिटी पर ही काम कर रही है। कंपनियों का कहना है कि उन्हें अपनी दरामदात के लिए LCs के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। जुलाई में हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत दरामदी पाबंदियां तो ख़त्म कर दी, लेकिन बैंक्स को अभी भी स्टेट बैंक से डॉलर्स के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। जबकि माहिरीन का कहना है कि डॉलर्स की कमी का यह सिलसिला कुछ माह तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता साल से डॉलर्स की कमी और मुआशी सुस्त रवि की वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़ी कमी आई है। PBS के जारी करदा शुमार के मुताबिक जून में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 15% कमी रिकॉर्ड की गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल कमी की वजह से बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।